हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज वंस अगेन। ये जो वीडियो है इसमें हम भूगोल क्लास 12th के लिए प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आगे 6 प्रश्न तक हम कर चुके हैं और 7वें प्रश्न से हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो खंड ब है इसका हमने चौथा, पाँचवा और छठा 3 प्रश्न देख लिए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं परीक्षा 2022 के लिए। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न लिखा हुआ है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? आपको लिखना है उत्तर कि विश्व की जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव और मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल और उपजाऊ है तथा जल एवं खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के यही कारण हैं। तो हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा क्यों है, ऐसा क्या है, तो इसके कारण हमने देख लिए। 8वां प्रश्न है मानव भूगोल की प्रकृति की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आप लिखेंगे इसका उत्तर कि मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों पर निर्भर हैं। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहद स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है, जैसे गृह, गांव, नगर, सड़कों एवं रेलों का जाल, उद्योग, खत, पत्तन यानी बंदरगाह, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। वस्तुतः मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं। तो ये हमने देखा 8वां प्रश्न। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 12th के लिए इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज चैप्टर्स मिलेंगे। साथ ही साथ इन सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, MCQs मिलेंगे और हमारी रोजाना लाइव क्लास रहती है शाम को 8 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक नगरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले देखेंगे हम प्रशासनिक नगर। देश के राजधानी नगर जिनमें केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, जैसे नई दिल्ली, बीजिंग, लंदन, अदिस अबाबा, कैनबरा आदि। तो ये प्रशासनिक नगर हैं जहाँ पर देश की राजधानी स्थित होती है, वहाँ पर प्रशासनिक कार्यालय होते हैं सरकार के। और दूसरे होते हैं सांस्कृतिक नगर। तीर्थ स्थल एवं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नगर सांस्कृतिक नगरों की श्रेणी में आते हैं, जैसे यरूशलेम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि। तो इस प्रकार सांस्कृतिक और प्रशासनिक नगर हमने देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न है नियतिवाद, निश्चयवाद या फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर पर्यावरणीय नीतिवाद से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका उत्तर लिखेंगे कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इसके अनुसरण करने वाले मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। तो ये कहलाता है एक प्रकार से नियतिवाद, निश्चयवाद या फिर पर्यावरणीय निश्चयवाद जो हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं 2 प्रतिरूपों को संक्षिप्त में बताइए। तो आइए देखते हैं ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूप। पहला है रेखीय प्रतिरूप। ग्रामीण बस्ती के रेखीय प्रतिरूप में मकान जो है ये सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थापित होते हैं। इस प्रतिरूप में मकानों का विन्यास परस्पर सटा हुआ एवं पंक्तिबद्ध होता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। तो दो सड़कों के समकोण मिलन स्थल पर इस प्रकार के प्रतिरूपों का विकास होता है। इस प्रतिरूप में प्राय दोनों सड़कों के किनारों पर मकानों का निर्माण होता चला जाता है। ग्रामीण बस्तियों का ये प्रतिरूप समतल मैदानी भागों तथा अंतर पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 12, भारत में प्रवास के जनांकीय परिणामों को बताइए। तो भारत में प्रवास के जो जनांकीय परिणाम हैं उसको हम इस प्रकार देखेंगे कि ग्रामीण एवं नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास में युवा आयु वर्ग की प्रमुखता रहती है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है तथा नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात घट जाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग का प्रतिशत घट जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, ये हम कर रहे हैं खंड ब। खंड अ को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। खंड ब और खंड स, खंड द के प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। परीक्षा 2022 ज्योग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और जो नए विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को देख करके क्लास को जो है वो इस क्लास को अगर उन्हें पसंद आ जाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, भारत की युवा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए। आप लिखना है यहाँ पे कि सन 2014 में आरंभ की गई भारत सरकार की युवा नीति का मुख्य उद्देश्य युवा एवं किशोर जनसंख्या का समग्र विकास करना था। साथ ही निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी भागीदारी और एक सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाना था। इसके अतिरिक्त इस नीति में महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया ताकि पुरुषों एवं महिलाओं की स्थिति में समानता स्थापित की जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए। तो ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनके विभिन्न जो प्रकार हैं उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो लिखना है आपको कि भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियां देखने को मिलती हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए निम्नलिखित कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें लिखेंगे, पहला तो ये होता है कि भौतिक लक्षणों संबंधी कारक, जैसे स्थलाकृति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी तथा जल की उपलब्धता। ये भौतिक लक्षण है जो कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनके विभिन्न प्रकारों को निर्धारित करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक तथा मानव जातीय कारक, जैसे सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। नेक्स्ट है सुरक्षा संबंधी कारक, चोरी तथा डकैतियों से सुरक्षा। तो ये सभी जो कारण है मिलकर के ग्रामीण बस्तियों की संरचनाओं को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है प्राचीन नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। अब इसमें से किसी एक का वर्णन करना है तो हम करेंगे प्राचीन नगरों का वर्णन। यहाँ पर देखेंगे जैसे वाराणसी, प्रयाग यानी इलाहाबाद, पाटलिपुत्र यानी पटना और मदुरई आदि भारत के प्राचीन नगर हैं। इनमें से अधिकांश नगरों का विकास आज से लगभग 2000 से अधिक वर्ष पूर्व धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है बताइए। इसमें हम लिखेंगे कि शुष्क कृषि में शुष्कता सहन करने वाली कृषि फसलें जैसे रागी, बाजरा, ग्वार, चना तथा मूंग उगाई जाती हैं, है ना। तो शुष्क जो कृषि है इसमें शुष्कता सहन करने वाली फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है कि शुष्क फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो याद कर लीजिएगा, रागी, बाजरा, ग्वार, चना और मूंग। ऐसे क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कम पानी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। यह कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। जबकि आर्द्र कृषि के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो इसमें अधिक पानी की आवश्यकता वाली जो फसलें होती है जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि जो है वो इसमें उत्पादित की जाती हैं, बोई जाती हैं।
आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा कृषि फसलों की आवश्यकता से अधिक प्राप्त होती है। इस कृषि में जल की बहुलता मिलती है। तो जहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पर अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें जो है वो जहाँ ज़्यादा पानी उपलब्ध होता है वहाँ पर इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, हरियाली परियोजना से आप क्या समझते हैं? आपको उत्तर लिखना है कि हरियाली केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल संभर विकास परियोजना है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इससे उन्हें पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन तथा वनारोपण के लिए पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति हो सके। यह परियोजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति हेतु ग्रामीण लोगों के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो ये हमने देखे महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं 18 और आगे वाले 18 को हम देख लेते हैं। बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिखा हुआ है सुमेलित कीजिए। तो पहला तो है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत, तो ये जो वायु परिवहन है इसकी शुरुआत 1911 में हुई थी। और भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में शुरू हुआ था। तो इस तरीके से हमने 18 प्रश्न तक देख लिए हैं। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 19, 20 और इससे आगे वाले उन प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।